हेलो एवरीवन। आज 24 जनवरी के न्यूज़ टुडे के इस संस्करण में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और सबसे पहले हम लोग आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों में जो आर्टिकल्स को शामिल किया गया है उसे देखते हैं। इसमें 5 न्यूज़ आर्टिकल शामिल हैं आज, जिसमें कि सबसे पहला एआई गवर्नेंस पे आधारित है कि एआई गवर्नेंस में भारत की क्या स्थिति है, क्या खतरे हैं, संभावित खतरे, और उसके समाधान के लिए क्या हमारे पास तैयारियां हैं। इससे जुड़ा हुआ ये न्यूज़ आर्टिकल है, विस्तार में बात करता है ये। और इसके संदर्भ में एक व्हाइट पेपर जारी किया गया सरकार की तरफ से ही, तो उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। उसके बाद राज्य के वित्त में कमजोरी के शुरुआती संकेत दिख रहे हैं, आरबीआई रिपोर्ट। दरअसल ये जो है जनसांख्यिकी में होने वाले जो परिवर्तन हैं उसके बारे में है ये, और ये राज्यों का संदर्भ लेता है कि विभिन्न राज्यों में जनसांख्यिकी संक्रमण की क्या स्थिति है, मतलब जनसंख्या का क्या स्वरूप है, कौन सा राज्य युवाओं का राज्य है, कौन सा राज्य मध्यम स्थिति में है और कौन सा राज्य वृद्ध होने की कगार पे है, मतलब वहां पे वृद्धों की संख्या ज्यादा है अपेक्षाकृत। तो इस प्रकार से इन पहलुओं का राज्य की आर्थिक व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या पड़ रहा है, या क्या भविष्य में इसकी संभावनाएं हैं, तो इसके संदर्भ में क्या नीतियां होनी चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेगा। काफी दिलचस्प है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। नीति आयोग, उसके बाद का जो आर्टिकल है, नीति आयोग के द्वारा ई कचरे की चक्रीय अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट जारी की गई। तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक तौर पे ई कचरा जो उत्पादन में भारत काफी महत्वपूर्ण स्थिति में है पूरे दुनिया में। तो ई कचरे के निस्तारण से संबंधित, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट में ई कचरे से संबंधित ये है, और उसके बारे में जो चक्रीय अर्थव्यवस्था, मतलब उसके समाधान के लिए क्या किया जा रहा है, उसके प्रबंधन के लिए, उसके बारे में ये आर्टिकल है। उसका सरकार के द्वारा डिजिटल क्लाइमेट एटलस लॉन्च किया गया। डिजिटल क्लाइमेट एटलस बेसिकली कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कृषकों के लिए डिजिटल क्लाइमेट एटलस कैसे जो है जलवायु परिवर्तन से के होने वाले प्रभाव से बचा जा सकता है, कृषि को बचाया जा सकता है, कृषकों को लाभान्वित किया जा सकता है, उसके बारे में ये बातचीत करेगा। और ये जो क्लाइमेट एटलस है उसके बारे में कौन जारी करता है, तो उसके विभिन्न पहलुओं पे हम लोग बातचीत करेंगे। उसके बाद लास्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में बातचीत है, और भारत में जो इसके संदर्भ में जो डेवलपमेंट है उसके बारे में हम लोग जानने समझने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट इनसाइट्स यहाँ पे प्राप्त करेंगे। चलिए, इसी के साथ साथ कुछ शॉर्ट न्यूज भी होंगे, जैसे कि दिल्ली घोषणा पत्र 2026, ग्रंथ कुटीर, एएससी अर्जुन, और अंत में सुर्खियों में रहे एक व्यक्तित्व वीर सुरेंद्र साय। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, बातचीत करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले न्यूज आर्टिकल से बातचीत अपनी स्टार्ट करते हैं। पहला एआई गवर्नेंस के संदर्भ में है कि एआई गवर्नेंस को मजबूत करने के संदर्भ में व्हाइट पेपर जारी किया गया। जाहिर सी बात है कि एआई गवर्नेंस जो है देश के लिए, किसी भी विश्व स्तर पे किसी भी राष्ट्र के लिए, और खास करके विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये भविष्य की इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और इसका प्रसार जो है विभिन्न सेक्टरों को लाभान्वित कर सकता है, मजबूती प्रदान कर सकता है। अब चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, डिफरेंट सेक्टर को ये लाभान्वित कर सकता है। और कुल मिलाकर अगर बोला जाए कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को अगर डिजिटलाइज करना है तो उसमें एआई की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और भविष्य में होने जा रही है। तो इसीलिए जो है ना, इसके संदर्भ में जो सरकार की नीतियां हैं, जो कानून है, व्यवस्था, उसके बारे में बात करना आवश्यक है, और उस पे उपयुक्त नीति निर्माण की आवश्यकता है, जिससे कि साइबर सिक्योरिटी जो ढांचा है उसे मजबूत रखा जा सके, जिससे कि जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही है एआई जो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है उसे डेवलप होने में, भारत जैसे राष्ट्र में, कि साइबर खतरों के प्रति जो जोखिम है उसको कम किया जा सके और उसके लाभ को बढ़ाया जा सके। तो ये पूरा का पूरा ये संदर्भ है, इसलिए हमने इसको जीएस पेपर 2 और 3 में रख दिया है कि गवर्नेंस है तो वो सरकार की नीति से संबंधित है, और लोक नीति इसलिए लिखा हुआ है। और इसे पेपर 3 में डायरेक्टली हम लोग समझ ही सकते हैं कि एआई एक उभरती हुई महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसका कि विस्तार और प्रसार जो विभिन्न सेक्टर में लाभान्वित करेगा देश को, और देश उससे लाभ ले सकता है। तो हाल का संदर्भ यही है कि तकनीकी कानूनी ढांचे के माध्यम से टेक्नोलॉजिकल लीगल
यही कि दोनों फ्रंट पे हमें काम करना है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी पे भी और लीगल ढांचे के माध्यम से एआई गवर्नेंस को मजबूत करने पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया है। समझ गए हम लोग? उसके बाद ये श्वेत पत्र किसके द्वारा जारी किया गया? तो जाहिर सी बात है सरकार के द्वारा। तो सरकार में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो है उनके द्वारा, उनके कार्यालय से जारी किया गया है। और ये श्वेत पत्र एआई गवर्नेंस के लिए पारंपरिक जो कमांड और नियंत्रण, कमांड और कंट्रोल वाला जो सिस्टम था कि कमांड दिया जाए, मतलब क्या ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, एक तरह से सरकार की तरफ से कमांड इंडस्ट्री को दिया जाए, एंटरप्रेन्योर को दिया जाए, मतलब कंट्रोलिंग वाली स्थिति जो थी उससे बढ़ते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब उससे हटकर हम लोग कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये समय की आवश्यकता है। यहाँ पे क्या होगा, तकनीकी कानूनी मॉडल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जो आवश्यकता है तकनीकी रूप से उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, फुल प्रूफ बनाने के लिए, जिससे कि वो विकास हो सके और उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। तो इसलिए तकनीकी कानूनी मॉडल, तो यही गवर्नेंस में जो हाई मॉडल हम लोग बोलते हैं कि गवर्नेंस में सरकार के हस्तक्षेप को या ब्यूरोक्रेटिक हस्तक्षेप को कम किया जा सके और उसे लचीला बनाया जा सके, स्पष्ट बनाया जा सके, आसान बनाया जा सके सिस्टम को। अंततः गवर्नेंस का भी यही जो उद्देश्य है, और जिससे कि वो क्या पीपुल फ्रेंडली हो और वो ग्रो कर सके वो। तो कुल मिलाकर क्या ये संदर्भ जो है हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो लिख ही सकते हैं, ले ही सकते हैं, साथ साथ गवर्नेंस के क्षेत्र में भी ले सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि एआई गवर्नेंस, तो एआई गवर्नेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आज प्रशासन की नीतियों और प्रशासन की नीतियों के कार्यान्वयन को भी काफी हद तक प्रभावित कर रही है। तो इसलिए भी ये आवश्यक है गवर्नेंस पेपर 2 में भी। चलिए तकनीकी कानून ढांचे के मुख्य सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं कि क्या बेसिक सिद्धांत पे काम करेगा। तो सबसे पहला वही कि डिजाइन द्वारा गवर्नेंस पे बात की जाएगी। कैसे? कि कानूनी और नैतिक आवश्यकताओं को, जो भी आवश्यकता है, मतलब नैतिक यहां पे जोड़ना आवश्यक है कि एआई, मतलब कोई भी नई टेक्नोलॉजी, एआई को छोड़ दीजिए आप एक मिनट के लिए, तो आप समझ लें कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब भी आई है तो उसके नैतिक खतरे, नैतिक जोखिम होता है कि उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकेगा कि समाज और अर्थव्यवस्था के लिए वो उपयोगी हो, लाभकारी हो और उसके मूल्य के अनुरूप हो। तो इस आधार पे नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन किया जा सके, जिससे कि उसका दुरुपयोग ना हो उस नई टेक्नोलॉजी का। जैसे हमने देखा है कि आज एआई जो है, जनरेटिव एआई, जैसे कि इमेज और वीडियो जनरेट करता है सेकंडों में, जो कि पहले काफी समय लगता था, स्किल लगता था एक आम आदमी के हाथ में मोबाइल में, वो भी उसके द्वारा भी किया जा सकता है। लेकिन इसका बड़े पैमाने पे दुरुपयोग किया जा रहा है डीप फेक वीडियो बनाने के लिए और अन्य तरीके से, विभिन्न प्रकार के र्यूमर्स फैलाने के लिए, किसी के इमेज को खराब करने के लिए। तो इस संदर्भ में हम लोग समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी एआई जो सिस्टम है, प्रणालियों में शामिल कर लिया जाता है। ये उसका नवाचार समर्थक और लचीला विनियमन होना चाहिए। वही जो हमने बनाया कि गवर्नेंस ऐसा हो कि नवाचार को बढ़ावा दे, नए नए विचारों को बढ़ावा दे, नए नए खोज हो सके, नए नए प्रोडक्ट बनाए जा सके। और क्या लचीला विनियमन हो, मतलब जरूरत के अनुरूप हो, मतलब कड़ा नियंत्रण ना हो। तो वही नवाचार के साथ जोखिम न्यूनीकरण को संतुलन बनाना, वही कि जोखिम को कम कीजिए और नवाचार को बढ़ाया जाए, तभी तो विकास होगा, तभी तो इकोसिस्टम वृद्धि हो सकेगी। जोखिम अनुपातिक नियंत्रण, अब यहाँ पे क्या जोखिम को, अंततः क्या है, जोखिम को तो आपको कम करना ही है। अगर किसी भी सेक्टर से अगर किसी भी नई टेक्नोलॉजी का हमें लाभ लेना है तो मतलब उसे जोखिम को कम करना होगा, तभी उसका क्या होगा, अधिक से अधिक प्रसार किया जा सकेगा, अधिक से अधिक लोगों के द्वारा अपनाया जा सकेगा। तो इसके लिए क्या है कि एआई प्रणालियों की जो डिप्लॉयमेंट होती है, ये वर्ड हमने सुना होगा, तैनाती यहाँ पे हिंदी कर दिया गया है। डिप्लॉयमेंट मतलब क्या है, इसका सामान्य अर्थ यही होता है कि कोई भी मतलब एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नए नए प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, जो कि क्या हमारे आपके लिए, आम जनता के लिए उपयोगी हो, समाज के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। उसके डिप्लॉयमेंट के पैमाने और संभावित नुकसान के अनुसार एआई गवर्नेंस की तीव्रता अलग अलग होती है। और क्या, साधारण शब्दों में सरकार प्रत्येक एआई प्रणाली पे एक ही तरह से सख्त नियम लागू नहीं करेगी, यह ध्यान में रखेंगे, एक ही तरह से।
जितने भी एआई प्रणाली सिस्टम डेवलप किए जाएंगे उस पर एक तरह से लागू नहीं करेगी। इसके बजाय नियमों की सख्ती इस पर निर्भर करेगी वो प्रणाली समाज या व्यक्ति को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। तो इससे क्या होगा कि हमें देखने का, समझने का प्रयास, समय मिलेगा और मौका, अवसर प्राप्त होगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है कैसे कैसे उपयोग किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है इसमें इनोवेशन में कुछ चीजें गलत निकल के भी आएंगी जिसका दुरुपयोग संभव है, लेकिन उसके भी उपयोगी बनाने के लिए ये कदम जो है ना सराहनीय होगा। मानवीय निरीक्षण क्या है? मानवीय निरीक्षण मतलब हमारे आपका जो है निरीक्षण हमारे आपके अंदर, मतलब हमें रिप्लेस करने की बात नहीं हो रही है अंततः, मतलब ऑटोमेट करेगा सिस्टम को, मतलब सिस्टम को में जो है ना मानवीय श्रम को कम जरूर करना है लेकिन निरीक्षण को कम नहीं करना है, जिससे कि पूरी तरह से मशीन पे हम लोग डेवलप हो निर्भर होना, और क्या है कि मानवीय जो मूल्य हैं उसको खत्म करना होगा। तो इसलिए यह भी ध्यान में रखा गया है कि स्वतः होने वाले नुकसान को रोकने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय बिंदुओं पर मानवीय निगरानी, मतलब जहां पे खासकर डिसीजन लिए जाने हैं वहां पे मानवीय निगरानी की आवश्यकता है कि कहीं मशीन जिसे हमने ट्रेंड किया है एआई को, वो कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले रहा है। और ऐसा संभव है ऐसा क्योंकि वो उसके पास उसी डेटा के द्वारा उसे उसे ट्रेन किया जाता है जो डेटा हमारे पास अभी वर्तमान में अवेलेबल है। हो सकता है कुछ डेटा में कुछ कुछ जो है पक्षपात हो, कुछ पक्ष हों ऐसे जो समय के साथ जो है उसे बदलाव की आवश्यकता है और जिसके आधार पे वो ले रहा है निर्णय। तो इसमें निगरानी की आवश्यकता होगी कि उसे उस डिसीजन को जो है ना प्रभावित किया जा सके हमारे द्वारा। उपयोग अवधि आधारित गवर्नेंस, मतलब उपयोग अवधि मतलब क्या कि सुरक्षा उपाय, डेटा संग्रह और प्रशिक्षण से लेकर तैनाती व उपयोग, मतलब जितना पूरा का पूरा साइकिल है डेटा का, मतलब सुरक्षा उपाय, डेटा संग्रह कहीं हुआ, उसके प्रशिक्षण किया करवाया गया, यही करवाया जाता है। उसके बाद लेकर तैनाती व उपयोग, मतलब डिप्लॉयमेंट और उसके उपयोग, मतलब एआई मॉडल कोई भी बनाया जा रहा है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एआई मॉडल बनाने के लिए एक बिग डेटा उसे दिया जाता है जो अभी अवेलेबल है समाज में, अर्थव्यवस्था से निकाल के दिया जाता है जिससे कि उसे ट्रेन करवाया जाता है। और ट्रेन करवाने के बाद वो तैयार हो जाता है, इसी को मशीन लर्निंग बोला जाता है। और तैयार हो जाता है, ये डेटा हमारे द्वारा ही फीड किया जाता है इसमें, जिससे कि वो ले सके और तैयार हो सके। और उसके बाद जब वो तैयार हो जाता है तो उसकी जो है ना यहाँ पे मतलब इसे संग्रह किया जाएगा इसे, और क्या इससे प्रशिक्षण दिया जाएगा और यही डिप्लॉयमेंट। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इसके डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट। और इसका जो है उपयोग फिर आम जनता के द्वारा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 2 चरण और यहाँ पे 2 चरण, मतलब 4 चरणों में ये विभाजित है। तो ये जो पूरा का पूरा जो है सबकी निगरानी यहाँ पे कि तक पूर्ण एआई उपयोग अवधि में कार्य करते हैं। तो यही सुरक्षा उपाय जो है सब जगह लागू होगा शुरू से लेकर अंत तक। अगर कहीं भी इसमें कमजोरी होती है तो यहाँ पे डेटा ब्रीच हो सकता है या डेटा मैनिपुलेशन हो सकता है। इसके बारे में कैसे कैसे होगा ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब देखें यहां पे यही लिखा हुआ है इस टेबल में कि उपयोग अवधि चरण 1, दूसरा पहचाने गए मुख्य जोखिम और प्रस्तावित तकनीकी कानूनी नियंत्रण, इसी की बात हम लोग कर रहे थे। तो उपयोग अवधि चरण सबसे पहला डेटा संग्रह, कि डेटा हमने प्राप्त किया, बिग डेटा, बहुत सारे डेटा किसी भी सेक्टर से संबंधित, और उस डेटा को रखा, संग्रह किया। तो वहां पे क्या है, गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है, दुर्भावनापूर्ण डीप फेक सामग्री, बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन और नमूनों को लेकर पूर्वाग्रह, ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। अगर लीक हो तो इसके लिए क्या करना है हमें कि डेटा सुरक्षा, प्रभाव मूल्यांकन, सहमति सत्यापन, गोपनीयता संबंधी खतरे का प्रतिरूपण करना, मॉडलिंग करना है, जिससे कि क्या है कि सहमति के साथ ही जो है ना सर्टिफिकेशन हो, मतलब आपके कंसेंट लिया जाए किसी प्रकार से डेटा की, इस डेटा का हम यूज यहां करेंगे और यहां नहीं करेंगे क्लियरली। उपयोग के दौरान डेटा सुरक्षा, जब एक स्टेप आगे बढ़ गया, जब उसको मॉडल बना दिया गया और उसका उपयोग किया जा रहा है किसी सिस्टम में, तो वहां पे क्या अनाधिकृत पहुंच, मतलब हैकर के द्वारा, आप सामान्य भाषा में समझ सकते हैं। डेटा पॉइजनिंग, मतलब डेटा में दुर्भावनापूर्ण हेरफेर, पॉइजनिंग सब से ही हम लोग समझ सकते हैं। और तीसरे पक्ष के सामने संवेदनशील डेटा का उजागर होना, मतलब कोई आपके सिस्टम में घुस के और आपके डेटा में फेरबदल कर रहा है जिससे कि आपको हानि पहुंचाया जा सके। तो चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, चाहे रिटेल बिजनेस में हो, तो हो सकता है कि आपके डेटा जो है ना इस प्रकार से हेरफेर किया जाए जिससे कि आपके बिजनेस को घाटा मिल सके। तो इससे क्या होगा, और जो डेटा, जिनका डेटा है उन्हें भी मिल सकता है। तो इसमें क्या निजता संवर्धन प्रौद्योगिकी
इससे प्राइवेसी को रक्षा किया जा सके, उसका विभेदित निजता, बिना व्यक्तित्व डेटा निकाले सामूहिक डेटा निकालना, सिंथेटिक डेटा और गोपनीय कंप्यूटिंग। सिंपल से बात है, मतलब सिंथेटिक डेटा मतलब क्या? मतलब किसी आदमी, हमारे आपसे जुड़ा हुआ डेटा नहीं, मतलब एक डेटा बनाया हुआ सिंथेटिक डेटा। एआई प्रशिक्षण और मूल्यांकन। एआई प्रशिक्षण और मूल्यांकन के चरण में क्या है, यहाँ पे ये हो सकता है कि मॉडल इन्वर्जन अटैक, ये टेक्नोलॉजी हम लोग ध्यान में रख लेंगे कि मॉडल इन्वर्जन अटैक, व्यक्तिगत डेटा को याद हो जाना और व्याख्यात्मकता की कमी। यहाँ पे करते क्या है कि जो हैकर है वो क्या करते हैं कि सिस्टम पे ही अटैक करते हैं, और जो डेटा उसे लर्न करने के लिए दिया गया है उसमें भी फेर बदल करके अपने अनुसार जो है चीजों को करवाया जाना। तो इसका मतलब क्या, जो सिस्टम हम बना रहे थे अपने उपयोग के लिए, वो सिस्टम किसी दूसरे के कहने पे किसी दूसरे के तरीके से रन कर सकता है, क्योंकि डेटा में फेरबदल कर दिया। यही इसीलिए है कि डेटा मॉडल इन्वर्जन अटैक, मतलब उसको उल्टा कर दिया गया। तो जो प्रयोग जिस प्रयोग के लिए कर रहे थे उसका प्रयोग हो सकता है कि उल्टा हो सके। तो यहीं पे करना होता है कि रेड टीमिंग, मतलब नैतिक हैकिंग या शत्रुतापूर्ण परीक्षण, तनाव परीक्षण तथा निजता सुरक्षा, निष्पक्षता व व्याख्यात्मकता के लिए स्कोरिंग मॉडल, मतलब समय समय पे उसको चेक करते रहना कि ऐसा समस्या तो नहीं हुई। उसके बाद सुरक्षित एआई निष्कर्ष, मतलब जब एआई जब कोई भी डिसीजन कंक्लूजन पे पहुंचेगा जिससे कि वो सर्विस को दे सके, तो मतलब क्या है कि वास्तविक समय में उपयोगकर्ता अंतरक्रिया के दौरान मति भ्रम, हेलुसिनेशन, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, ये सब ध्यान में रखेंगे। प्रॉम्प्ट इंजेक्शन मतलब क्या है कि कोई जो है डेटा इसी तरह से हैकर क्या करता है, जो साइबर अटैकर अटैक हुआ और उस सिस्टम में क्या करेंगे, मतलब कुछ ऐसे डेटा डाल देंगे जिससे क्या है कुछ उन्हें जो है ना, जो डिसीजन लेना था उससे जस्ट उल्टा। हेलुसिनेशन मतलब क्या, मति भ्रम ऐसा ही होता है ना, सम्मोहित कर लेना, और सम्मोहित करके हम वो बात भी निकलवा सकते हैं सामने वाले से जो बात उसे कहने के लिए मना किया गया था। तो ऐसा हो सकता है कि वो सिस्टम कोई बॉट हो, चैट बोट हो, और जिसे जो है अगर हैक कर लिया गया और उससे हेलुसिनेट कर लिया गया और उससे बोला जाए कि जितने भी यूजर हैं उसके पासवर्ड दे दिया जाए, या उनसे जुड़े हुए जो जो इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो नहीं देने थे, उस सिस्टम में ऑलरेडी डेवलपर ने वो बना के रखा था, उससे भी निकाला जा सका। उसी तरह से प्रॉम्प्ट इंजेक्शन भी होता है कि ऐसे प्रॉम्प्ट उसमें भेजे जाएंगे जिससे क्या है वो कंफ्यूज हो जाएगा और अपने हिसाब से जो है ना हम लोग ये काम करवा सकते, मतलब जो भी अटैकर हैं वो काम अपने हिसाब से करवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब सिस्टम को रन किया जा रहा है उसी समय मॉनिटरिंग, हमेशा मॉनिटरिंग, मतलब काम के दौरान रन टाइम मॉनिटरिंग, उत्तरदायी एआई फॉर फायरवॉल, मतलब सुरक्षा कवच जो है, और प्रॉम्प्ट्स के लिए जोखिम वर्गीकरण, रेड, एम्बर, ग्रीन, ये सब ऐसे होते हैं। विश्वसनीय एजेंट क्या होता है, स्वायत्त एजेंट्स के दायरे से बाहर कार्य करना। ये ऑटोनोमस एजेंट जो है ना, मतलब एजेंट भी ऐसे होते हैं, मतलब जो एआई एजेंट जो काम कर रहे होते हैं। ऑटोनोमस एजेंट मतलब क्या होता है, ये और भी खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? अभी एआई सामान्य तरह से हम लोग समझे हैं कि एआई किसी भी मॉडल में हम लोग जब कुछ पूछते हैं, मतलब कमांड देते हैं, मतलब स्क्रिप्ट चाहिए होता है उसे, हाँ, तब वो येस और नो में जवाब देता है ना? स्क्रिप्ट चाहिए होता है, मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए उसे हमारी स्क्रिप्ट चाहिए होती है। लेकिन ये जो स्वायत्त एजेंट्स है, ये हो सकता है, ये क्या करता है, ये खुद से डेटा जो उसे मिल रहा है उसके आधार पे ये डिसीजन लेने लगता है और सिस्टम को आगे प्रोसीड करने लगता है। मतलब क्या, ये हो सकता है कि कस्टमर के बिहेवियर को जज कर ले, एक्सप्लेन कर ले खुद से, उसके बाद कस्टमर को सर्विस भी दे दे और कस्टमर को रिफंड भी कर दे। तो ये हो सकता है कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, जो कि हम नहीं चाहते, मतलब हम अपने सिस्टम को नहीं। तो इस तरह से एग्जाम्पल हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो एजेंट पहचान प्रमाणीकरण, संदर्भ आधारित फायरवॉल, किल स्विच और व्यवहार लॉगिंग, मतलब जिससे क्या कंट्रोल किया जा सके इस सिस्टम को, एआई को, और जो कि डिसीजन मेकिंग हमारे पास रहे। तो यही मैं बात कर रहा था पहले कि जो डिसीजन मेकिंग में जो मानवीय हस्तक्षेप है वो बना रहेगा, वो एक सीमा के बाहर एआई को नहीं दिया जाएगा। ये भी ध्यान में रखा जाना है, तभी गवर्नेंस को अपने हिसाब से अपने मूल्यों और नैतिक पक्षों के आधार पे चलाया जा सकता है। चुनौतियाँ क्या है कार्यान्वयन में? तो सबसे पहली चुनौती ज़ाहिर-सी बात है कि गोपनीयता और बनाम प्रदर्शन है कि क्या गोपनीय रखना है, किसका प्रदर्शन करना है। यही है कि विशेष रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले भाषाई और सांस्कृतिक समूहों के लिए बड़े पैमाने पे डेटा मिटाने से मॉडल का प्रदर्शन कम हो सकता है। उसके बाद क्या? एआई उपयोगकर्ताओं, एआई विषयों के बीच अंतर, मतलब क्या? एआई, हम लोग आज के डेट में जो यूज़र हैं, हम लोग डिफरेंट वेबसाइट्स पे अपने जो है ना डेटा जो है डाल रहे हैं, अपने से संबंधित, चाहे बायोलॉजिकल डेटा हो हमारा, चाहे बैंकिंग डेटा हो हमारा, मतलब जो वित्तीय फाइनेंशियल फाइनेंसेस से संबंधित है, किसी भी व्यक्तिगत आदमी का, हमारे आपके जैसे।
उसके बाद या फिर अपने व्यवहार से संबंधित, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, हम कहीं ये कर रहे हैं मतलब मार्केटिंग कर रहे हैं, इस तरह से संबंधित डिफरेंट टाइप के डेटा हम डिफरेंट साइट्स पे यूज कर रहे हैं। तो हम यूजर तो हैं, लेकिन सेम टाइम में हमारे डेटा को यूज करके कोई हमें ही मतलब हमें या बड़े पैमाने पे देश को खतरा पहुंचाने के लिए यूज किया जा सकता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या हैं, हम लोग सब्जेक्ट हैं, जिसे टारगेट किया जा रहा है सामने वाले के मतलब किया जा सकता है। तो यही बात है ये कि उपयोगकर्ता और एआई विषयों के बीच में अंतर, जैसे स्वास्थ्य सेवा और लोक सुरक्षा जैसे भारतीय कल्याणकारी संदर्भों में नागरिक अक्सर उपयोगकर्ता के बजाय विषय होते हैं, जिनके पास परिणामों का विरोध करने की क्षमता कम होती है। मतलब हमने देखा है कि हेल्थ सिस्टम में हमने हमारा पूरा डेटा है, डिफरेंट टाइप के हेल्थ सिस्टम में, किसी हॉस्पिटल में या किसी में, अगर उसे ही यूज कर लिया जाए किसी गलत पर्पज से, तो वहां पे हम लोग सब्जेक्ट होंगे। तो इसे बचाना। सीमा पर अनुरूपता और प्रवर्तन, विदेशों में प्रशिक्षित मॉडल, मतलब जितने भी मॉडल विदेश में प्रशिक्षित हैं, उनके पास डेटा भी कहाँ से आया, विदेश वाला डेटा। मतलब हो सकता है इंडिया का भी हो, लेकिन अधिकतर विदेश में, क्योंकि बाहर है। तो इंडिया की जो चैलेंजेस हैं वो वहां पे उसमें इनबिल्ट नहीं है, उसमें समाहित नहीं है, जिस कारण से क्या है कि जो सुरक्षा उपाय भारत में लिए जा सकते होंगे, उसमें वो कमजोर होगा, वो सिस्टम, वो मॉडल। तो ये इस पे ध्यान देना है कि इससे विनियामक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, सटीकता के साथ अनुपालन का संतुलन होगा, कि तकनीकी कानूनी उपायों को लागू करने से संभावित रूप से एआई प्रणालियों की सटीकता प्रभावित हो सकती है। तो ये चीजें हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। आगे की राह क्या है कि संस्थागत आधार पे कि तंत्र बनाया जाए, जिससे कि विशिष्ट संस्थागत निकायों द्वारा समर्थित एक समग्र सरकार, मतलब होल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। समग्र सरकार मतलब क्या, एआई गवर्नेंस ग्रुप बनाया जाए कि मंत्रालयों के बीच समन्वय करे और स्थापित करे, और प्रौद्योगिकी और नीति विशेषज्ञों की समिति बनाए जो कानून, नीति, एआई सुरक्षा विशेषज्ञता हासिल करने के लिए मतलब सब मामले को देखे इससे संबंधित। उसका तकनीकी सक्षम करता क्या है, मशीन अनलर्निंग, सिंथेटिक डेटा और कंटेंट प्रमाणन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एकीकरण होना चाहिए। यही हमने देखा कि सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है। उसका डेटा एकीकरण मतलब क्या, सहमति संचालित डेटा साझाकरण और विश्वसनीय निष्पादन परिवेश को लागू करने के लिए डेटा सशक्तिकरण, सुरक्षा संरक्षण, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे का उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या अंततः हम लोग डेटा को सुरक्षित रख पाएंगे हर एक स्टेज पे। तो यही पूरा का पूरा जो है ना ये आर्टिकल कहता है। चलिए क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से आएंगे, थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन चीजों को, बेसिक फंडामेंटल चीजों को हम समझ लेंगे तो क्वेश्चन आसान ही होते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल चीजों को मेरे द्वारा प्रयास किया गया कि हाईलाइट किया जा सके, और उसके बारे में आप पढ़ के धीरे धीरे जो है ना समझ सकते हैं, अगर आपने एआई से संबंधित इन टर्मिनोलॉजीज को नहीं सुना है तो, क्योंकि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या, तकनीकी कानूनी टेक्नोलीगल ढांचे के मुख्य सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, डिजाइन द्वारा गवर्नेंस, ठीक, नवाचार समर्थक और लचीला विनियमन होना चाहिए, सभी एआई प्रणालियों पर समान रूप से सख्त नियम लागू करना, नहीं है ना, अलग अलग जो जितना प्रयास, जिसका जितना प्रसार है, जितना प्रभावित कर सकता है उसके आधार पे किया जाएगा, हमने देखा ही। चलिए तो ए आंसर है इसका। अब दूसरा, एआई उपयोग अवधि, एआई लाइफ साइकिल पे अब आ गए कि डेटा संग्रह चरण के जुड़े जोखिमों में शामिल है। सबसे पहला जो हमने देखा क्या है, गोपनीयता में उल्लंघन, उसका बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन और मॉडल इन्वर्जन अटैक। तो ये दूसरे वाले में था, हमने देखा, ठीक है। तो एक और दो आंसर। चलिए सुरक्षित एआई निष्कर्ष, सिक्योर एआई इन्फ्रेंस चरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एआई मति भ्रम एक प्रमुख जोखिम है, ठीक है। उत्तरदायी एआई फायरवॉल का उपयोग प्रस्तावित है, एकदम इसके उपाय के लिए हमने देखा। किल स्विच इस चरण की का मुख्य उपयोग नहीं, ये नहीं, किल स्विच वाला नहीं, ये लास्ट में हमने देखा था। तो 1 और 2 आंसर इसमें भी। तो इस तरह से प्रश्न यूपीएससी पूछ सकती है, जिसकी पर्याप्त संभावना है। चलिए अब ये एक और महत्वपूर्ण, जो कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी और वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, विशेष करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या है, नीति आयोग के द्वारा ई कचरे की चक्रीय अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट जारी की गई है। बेसिकली जो वेस्ट मैनेजमेंट है अपने आप में आज जो है वर्तमान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है, जिस पे काम किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारे यहाँ नगरीकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, और हमारे व्यवहार जो है, सामाजिक आर्थिक व्यवहार बढ़ रहे हैं, उसमें ई कचरा जैसा जो सॉलिड वेस्ट है उसका उत्पादन जो है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। हम लोग विश्व में प्रमुख राष्ट्रों में से हैं
जिसके द्वारा ई कचरा इतने बड़े पैमाने पे उत्पादन किया जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, तो इसके समाधान के लिए, इसके निस्तारण के लिए भी हमारे पास क्या है, स्पष्ट और सक्षम तंत्र होना चाहिए, जिससे कि ये कचरा जो है ना हमारे पर्यावरण के लिए समस्या ना बन पाए। तो ये पूरा का पूरा इसी पर आधारित है। तो इसी के सॉल्यूशन के लिए हमने एक कंसेप्ट सुना है, चक्रीय अर्थव्यवस्था। चक्रीय अर्थव्यवस्था मतलब क्या? जो उत्पादन हुआ, मतलब प्रोडक्शन जहां पे हुआ, प्रोडक्शन फैक्ट्री में होगा, फैक्ट्री में होगा, तो वहीं से जो है ना शुरू हो जाएगी इसको ट्रैक करना। और वो कहां जाएगा? हमारे आपके जैसे यूजर के पास, यूजर के पास जाएगा, जो यूज कर रहे हैं। मान लीजिए मोबाइल फोन ही है, तो मोबाइल फोन यहां गया, ठीक। अब एक समय के बाद हम लोग मोबाइल फोन चेंज कर लेते हैं, तो उसमें क्या है कि ये ट्रैकर जो है ना ट्रैक करके यहाँ पे ले आया जाए, फिर से ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए। ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, हमने सुना है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये मोबाइल फोन वेस्ट में ना जाए, मतलब ये वेस्ट ना हो, और जिससे कि पर्यावरण में उसके हानि हो उससे, तो ये सीधे सीधे कहाँ चला जाए? यहाँ चला जाए, और जिससे कि वहां पे क्या किया जाए? रिसाइकिल कर दिया जाए। तो ये व्यवस्था ठीक हुई ना, चक्रीय हो गई ना, घूम के वहीं पे आ जाए। और इसके विभिन्न चरण होंगे इस पे, और इसके लिए आपने सुना होगा कि रिफर्बिश मोबाइल आजकल मिल रहा है, डिफरेंट ब्रांड के, कि आप मोबाइल, अपना पुराना मोबाइल बेच के नया मोबाइल खरीद सकते हो। तो उसमें होता क्या, फायदा क्या है? फायदा यही है, एक तो गवर्नमेंट का नियम है, आप इस तरह से काम करो कि अपना प्रोडक्ट आप ले लो, और उससे जो सारे जो कल पुर्जे हैं, जो इक्विपमेंट्स में जो लगे हुए हैं, वो सब बेकार तो नहीं होते। उसमें नया जो आप सेट बनाओगे, उसमें अधिकतर का रीयूज कर सकते हैं। तो एक मैंने बताया था कि रीयूज हो गया। और उसके बाद क्या, आप जो है यूजर, आप भी रिड्यूस कीजिए, मतलब कुल मिला के क्या है, रिड्यूस करना है, मतलब उपयोग को भी कम करना है। और क्या अंत में, रिसाइकल। तो यही क्या है, हमारे सॉलिड वेस्ट, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट का एक नया फॉर्मूला है। और वर्तमान समय में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ट्रिपल आर का फॉर्मूला जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी पर आधारित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को क्या बोलते हैं? चक्रीय अर्थव्यवस्था। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहला, ई अपशिष्ट की चक्रीय आवश्यकता में चुनौती क्या है? तो सबसे पहले क्या, अनौपचारिक और अक्षम संग्रह, मतलब क्या कि सबसे बड़ा जो ई अपशिष्ट जहां से उत्पन्न हो रहा है, टारगेट यही करना ना, क्योंकि संग्रहण का सबसे बड़ी चैलेंजेस है कि जहां से उत्पत्ति हो रही है, और उसे संग्रह करके फिर उसके बाद निस्तारण किया जाए। तो अगर उत्पत्ति अनौपचारिक क्षेत्र में हो रही है, तो ऑब्वियसली जो है उसे संग्रह करना एक पॉइंट पे मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देश में यही है, हमारे देश में, कि भारत में कुल ई अपशिष्ट का लगभग 78% का अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा संसाधित किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली वो बिखरा हुआ है, और बिखरा हुआ उसे जो है ना कलेक्ट कर पाना, जिससे हमने बताया था चक्रीय अर्थव्यवस्था, घूमकर क्या प्रोड्यूसर के पास ही सारी चीजें आ जाए, तो वो आ नहीं पा रही हैं। और उसमें हो क्या रहा है कि इससे सामग्री की पुनर्प्राप्ति जो है, जिससे कि वो रीयूज किया जा सके प्रोड्यूसर के द्वारा, 10-20% ही है, जो कि काफी खराब है। और जबकि यही औपचारिक, अगर फॉर्मल जहां पे काम हो रहा है, तो वहां पे 95 से 97% है। तो मतलब ये बहुत बड़ा चैलेंजेज है कि जो हमारे यहाँ कचरा तो उत्पन्न हो रहा है, ई कचरा, जो मोबाइल, लैपटॉप और जो भी एसेसरी जुड़े हुए हैं, जो यूज कर रहे हैं, वो जो है लौट कर जो है प्रोड्यूसर के पास आ नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। उसके बाद कमजोर निगरानी और प्रवर्तन। तो यही जो हमने बताया कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, इसके लिए क्या पेनाल्टी है, कि जो उत्पादक इस टारगेट को, सभी उत्पादक को डिफरेंट सेक्टर्स में दिया जाता है, जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री है, जैसे मोबाइल इंडस्ट्री है, जैसे बैटरी बनाने वाली इंडस्ट्री है, कि सब आप अपने प्रोडक्ट को ट्रैक करोगे और आप फिर से रीयूज के लिए रिकवर करोगे। तो रिकवर करने के लिए पूरा टारगेट है कि आप इतना प्रोड्यूस कर रहे हो, आपको इतना करना है। तो अगर टारगेट फेल होता है, तो उस पर पेनाल्टी के भी प्रावधान है। इसमें भारत में बाकायदा कानून है इसके लिए, मतलब ये पॉलिसी लाई गई है, लेकिन इसका जो है निगरानी इसकी सही नहीं हो पा रही है। उदाहरण के लिए क्या करते हैं कि फर्जी ईपीआर प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे कि मतलब हमारा प्रमाण पत्र जो है ना, हमने जो टारगेट मिला था वो पूरा कर लिया गया। उसका एक सीमित ईपीआर कवरेज भी है। कवरेज कैसे है सीमित ईपीआर कवरेज? मतलब वर्तमान में केवल कुछ धातुओं का ही सर्वाधिक उपयोग होता है, जैसे कि लोहा, तांबा, जबकि जो सबसे ज्यादा खतरनाक है आज के समय में, जो यूज भी हो रहे हैं और जिनका प्रोडक्शन भी ज्यादा है वेस्ट के रूप में, कोबाल्ट, लिथियम जैसे जो क्रिटिकल मिनरल हैं, इनका जो है ना ईपीआर जो है ना कम है, जो कि लिथियम आयन बैटरी में यूज किया जा रहा है। उसके बाद क्या, कम तकनीकी क्षमता, मतलब
साइकिल करने के लिए भी क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, संग्रहण करने के लिए भी चाहिए। तो कुल मिलाकर क्या ये भी समस्या है, कुशल, सुरक्षित और बड़े स्तर पे पुनर्चक्रण के लिए क्या है, कौशल और प्रौद्योगिकी की भी कमी है हमारे देश में। सिफारिशें क्या हैं कि अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को मजबूत किया जाना, ईपीआर कवरेज को बढ़ाया जाना डिफरेंट सेक्टर में, खास करके जो क्रूशियल सेक्टर हैं, उसका प्रोत्साहन प्रदान करना। ऑब्वियसली कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो बिना प्रोत्साहन के करना संभव है, कि ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है कि इस तरह की जो इकोसिस्टम है वो डेवलप नहीं हुआ है, उसको इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा पहले, ट्रैक करने से लेकर और उस वेस्ट को प्राप्त करने से लेकर, तो संग्रहण से लेकर संसाधन तक सब में चैलेंजेस आने वाले हैं, जिसमें एक्स्ट्रा उसका क्या लगने वाला, कॉस्टिंग लगने वाली है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा उसको प्रोत्साहन दिया जाए, जैसे कि उत्पादन से संबंध पीएलआई स्कीम जो चलती है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव दे दिया जाए। जैसे कि एडवांस केमिस्ट्री सेल के निर्माताओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रस्ताव करना चाहिए, जो कि विशेष करके खतरनाक है पर्यावरण के दृष्टिकोण से, अगर ये वेस्ट जाते हैं तो ऐसे की पहचान की जाए और वहां पे इस प्रकार से लाभ पहुंचाया जाए। कार्बन बाजार में एकीकरण, बेसिकली बैटरी पुनर्चक्रण को भारतीय कार्बन बाजार से जोड़ना चाहिए। इससे पुनर्चक्रण कर्ता ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी का मौद्रीकरण कर सकेंगे, जिससे कि क्या कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे तो ऑब्वियसली उन्हें फायदा मिलेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और अनौपचारिक क्षेत्र का समेकन, ये यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे कि उन्हें शामिल कर लिया जाए एक सिस्टम में, सप्लाई चेन बनाकर, तभी जाके वहां से कलेक्ट किया जा सकेगा बड़े पैमाने पे। और क्या है कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जो है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन में विशेष रूप से पुनर्चक्रण के लिए एक अलग घटक स्थापित करना चाहिए, जिससे कि जो ये पूरा का पूरा जो हमारे अर्थव्यवस्था, घरेलू अर्थव्यवस्था में ही जो उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें संग्रह किया जा सके, जो क्रिटिकल मिनरल है। अन्य, उपभोक्ता जागरूकता बढ़ानी चाहिए, कार्यबल का कौशल विकास करना चाहिए और पुनः कौशल विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि कौशल विकास महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे इंडस्ट्री में जो है ना कोर है यहाँ पे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए। अब अंत में क्या है कि भारत में ई अपशिष्ट की स्थिति क्या है, ये डेटा काफी महत्वपूर्ण है, ये मेंस में भी लिख सकते हैं हम लोग, हाँ मेंस के लिए भी कहीं पे मेंशन कर सकते हैं। ई अपशिष्ट सृजन कितना है, तो देश में सबसे पहले 2024 में क्या 6.19 मिलियन मेट्रिक टन है, जो कि 2030 में 14 MMT हो जाएगा, मतलब डबल से भी अधिक। और उसके बाद क्या भारत वैश्विक स्तर पर कितना है, तीसरा सबसे बड़ा ई अपशिष्ट उत्पादक है, तो जो कि वैश्विक मात्रा कितना है 7%, कितना 7%। अब उसका बाद वही पुनर्चक्रण दर होगा कि पुनर्चक्रण दर में हम लोग क्या है, केवल 10%, जबकि ये औसत वैश्विक औसत से बहुत कम है। अगर औसत जो है वैश्विक विश्व का 22% है, यूरोपीय संघ का 55% है और संयुक्त राज्य अमेरिका का कितना है 56% की तुलना में काफी कम है। हम लोग काफी पीछे हैं, जबकि हम लोग उत्पादन में काफी अधिक हैं, ई कचरे के उत्पादन में। भारत द्वारा की गई पहल क्या क्या है, वही जो हम लोग बात कर रहे थे, ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम बनाया गया 2022 में। इसके अंतर्गत है कि जो ये ईपीआर आदेश लागू किए गए, ध्यान में रखेंगे, जिससे कि ईपीआर सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम ही बना दिया गया कि बैटरी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए उससे उत्पन्न होने वाले कचरे को के निस्तारण से संबंधित, ठीक। उसका वैश्विक सर्वोत्तम कार्य पद्धतियां क्या हैं, जैसे दक्षिण कोरिया में हम लोग देखेंगे कि यहाँ नियमों को पालन न करने से सख्त दंड का प्रावधान किया गया, जो कि पुनर्चक्रण लागत के 130% तक है, हो सकता है। तो ये केस स्टडी भी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला कि ई वेस्ट एवं लिथियम आयन बैटरियों की सर्कुलर इकोनॉमी पर जारी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि 1 और 2, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में ही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको पूछा जा सकता है क्योंकि काफी चर्चा में रहता है ये, तो आपको स्पष्ट भाषा में आपको समझ हो इसे, जहां आप पहचान सके ऐसे स्टेटमेंट को और लिख भी सकें। तो मेंस में लिखने के लिए और प्रीलिम्स में ऐसे पूछा जा सकता है। तो 1 और 2, इसमें उत्पादों के एक बार उपयोग और त्याग मॉडल को प्रोत्साहन दिया जाता है, तो उल्टा ही है ना, तो ये आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए, भारत में ई वेस्ट की सर्कुलरिटी से जुड़ी चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुनौतियां हम लोग देख सकते हैं कि भारत में 78% ई वेस्ट का निपटान अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है। अनौपचारिक क्षेत्र में सामग्री पुनर्प्राप्ति दर 95 से 97% है, उल्टा है ना, 10% है। और औपचारिक रिसाइकलिंग सुविधाओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र कम दक्ष हैं। तो 1 और 3 आंसर हो गया। तो इस तरह से भी
स्टेटमेंट बना के पूछे जा सकते हैं। अब चलिए, जनसांख्यिकीय संक्रमण से संबंधित और विशेष करके ये राज्य की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, ये भविष्य में कर सकते हैं कि जनसंख्या जैसे जैसे बदल रही है, जनसंख्या का स्वरूप, अगर जब जनसंख्या के स्वरूप की बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि एज ग्रुप कौन कि किसी विशेष स्थान या राज्य में जो कौन से एज ग्रुप वालों की संख्या अधिक है, युवाओं की अधिक है या मध्यम एज वालों की अधिक है, मीडियम एज ग्रुप की अधिक है या फिर वृद्धों की अधिक है। तो हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे, वैसे तो पूरा का पूरा इंडिया ही जो है युवाओं का राष्ट्र है, क्योंकि जनसंख्या के संक्रमण के जो उस चरण में हैं हम लोग। और क्या दूसरा, उसमें भी विशेष रूप से जो कुछ उत्तर भारतीय राज्य हैं वो जो है ना, इसमें जो है ना युवा राज्य बनकर आए, क्योंकि जहाँ पे युवा जनसंख्या अधिक है तो इसके बहुत सारे अपने मायने हैं। जैसे कि जहाँ युवा जनसंख्या अधिक, कार्यशील जनसंख्या भी अधिक होगी, और कार्यशील जनसंख्या अधिक मतलब वहाँ पे आय, रोजगार के अवसर और औद्योगिक विकास के भी अवसर हो सकते हैं, इनोवेशन के भी अवसर हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या है कि स्किल भी, उन्हें स्किल्ड करना भी आवश्यकता होगी, उस पे भी इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट लगेगा, उस पे भी नीतियाँ बनानी होंगी, तो वहाँ पे भी चुनौतियाँ, अगर वो नहीं किया गया तो डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जनसांख्यिकी लाभांश के बदले वो जनसांख्यिकी चुनौती बन सकती है। तो ये दोनों पक्ष यहाँ पे शामिल हैं। तो यही विभिन्न राज्यों के संदर्भ में बताया गया है। जहाँ मैंने उत्तर भारतीय राज्यों को बताया कि युवा जनसंख्या है, वहीं दक्षिण भारतीय राज्यों ने जहाँ पे जनसंख्या को नियंत्रित किया गया बड़ी तेजी से, तो वहाँ पे क्या है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो वहाँ पे अलग चुनौतियां हैं। तो वहाँ पे क्या किया जाना चाहिए, तो इसी के आधार पर ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। तो हम लोग देखते हैं इसको। पहला यही है कि इस पे एक रिपोर्ट आई है बेसिकली आरबीआई की, आरबीआई के द्वारा ही, कि भारत में जनसंख्यिकी संक्रमण और राज्य वित्त पर इसके प्रभाव को रेखांकित किया गया, जिसमें कि राज्य के वित्त पे क्या पड़ेगा। इसका नाम क्या है, नाम ही देख लेंगे, राज्य वित्त 2025-26 के बजटों का अध्ययन, कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, मतलब कितना खर्च हो रहा है, इस कारण से कितना खर्च अधिक हो रहा है या कम हो रहा है, किस मद में दिया जा रहा है। तो इसके बारे में संदर्भों को समझते हैं थोड़ा सा, कि रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है, कि भारत में जनसंख्यिकी संक्रमण से संबंधित रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नजर क्या है कि महत्वपूर्ण दौर क्या है कि भारत में जनसंख्यिकी का जो औसत आयु है 28 वर्ष, मैंने जैसा बताया कि हालांकि हमारा देश जो है युवाओं का देश है, साथ ही कार्यशील आयु वाली आबादी वर्तमान अपने ऐतिहासिक शिखर पे है। जाहिर सी बात है, जो युवा जनसंख्या होगी वही कार्यशील जनसंख्या होती, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। राज्यों की स्थिति क्या है कि युवा आबादी वाले राज्य, वही मैंने बताया कि नॉर्दर्न स्टेट जो है, जहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो युवा हैं, जिनकी हिस्सेदारी अधिक है, उनके पास विकास का एक बड़ा अवसर मौजूद है। मध्य आयु वाले जैसे तेलंगाना, उत्तराखंड जैसे राज्य, ये ध्यान में रखेंगे, ये सब मेंस परीक्षा में, मेंस में आंसर राइटिंग में हम लोग यूज कर सकते हैं और प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। वृद्ध होती आबादी वाले राज्य क्या है, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य जनसांख्यिकी मोड़ को पार चुके हैं, और ऐसे राज्यों में कार्यशील आयु वाली आबादी का हिस्सा कम है, मतलब वृद्ध जनसंख्या वहां पे अधिक है, तो वहां उनकी अपनी चुनौतियां हैं। अब क्या है इसमें राजकोषीय प्रभाव क्या होगा, सिंपल कि संकुचित होता कर आधार, अब जहां पे वृद्ध आबादी है, मतलब वो रिटायर्ड लोग अधिक होंगे ना, ऑब्वियसली नहीं काम करने वाले लोग अधिक होंगे ना, जहां वृद्ध आबादी होगी, तो वहां पे क्या होगा, कर देने वालों, कर कौन देते हैं, मुख्य रूप से जो कार्यशील जनसंख्या है। तो कार्यशील जनसंख्या ही जहां पे अधिक हो गई वृद्ध आबादी में, तो वहां पे क्या होगा कि जो कर प्राप्त हो रहा है राजकोष में वो कम हो जाएगा। साधारण शब्दों में कर देने वाले लोगों की संख्या घट जाएगी। इसका जस्ट उल्टा होगा कि बढ़ता हुआ प्रतिबद्ध आय वृद्ध होती आबादी वाले राज्यों पर क्या होगा कि कर तो जहां कम हो गई, वहीं पे क्या होगा कि पेंशन देना उन्हें, या उनका ध्यान रखने के लिए हेल्थ केयर पे खर्च करना है, इस प्रकार के खर्च जो है ना वो बढ़ जाएंगे। और क्या 2024-25 में इन राज्यों में अपने सामाजिक क्षेत्र के खर्च का लगभग 30% हिस्सा केवल पेंशन पर आवंटित किया गया। ये उदाहरण काफी इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय सुविधता कि वृद्ध होती आबादी वाले राज्यों का की तुलना में ऋण अनुपात और राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान का अनुपात काफी अधिक है, मतलब उन्होंने कर्ज लिया तो ऑब्वियसली कर्ज अधिक होगा तो ब्याज अधिक दिया जाएगा। तो ये चीजें वहां पे प्रदेश से जहां पे वृद्ध होती आबादी है। अब नीतिगत सुझाव सबके लिए है, ये तीनों स्टेट के लिए, कि तीनों तरह के जो स्टेट हैं जनसांख्यिकी संक्रमण के अंतर्गत उन्हें क्या
करना चाहिए। सबसे पहले युवा आबादी वाले राज्य, मतलब जैसा हमने बताया कि युवा जनसंख्या अधिक है, तो जहाँ ये एक अपॉर्च्युनिटी है, वहीं पे ये चुनौती भी बन सकते हैं, अगर इन्हें अपस्किल नहीं किया गया, शिक्षित नहीं किया गया। मतलब इन्हें क्या है, एक ह्यूमन कैपिटल में, मानव पूँजी में नहीं बदला गया। तो मतलब सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना होगा और अपस्केल करना होगा। तो इसीलिए युवा आबादी को अधिक से अधिक उत्पादक कार्यबल में बदलने के लिए शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य में भारी निवेश की आवश्यकता होगी, एक। दूसरा, मध्य आय की आबादी वाले राज्यों के लिए क्या करना है कि भविष्य हेतु तैयार करना होगा। मतलब भविष्य में वो भी यहाँ तक पहुँच जाएँगे, यहाँ पहुँचेंगे वृद्ध आबादी वाले में। तो वहाँ पे भी क्या सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल का बफर बनाते हुए काम करना, मतलब अभी से ऐसा काम करना है कि हमारा सिस्टम आगे के 15 साल के लिए तैयार रहे। मतलब फॉर एग्जांपल समझ लें कि अगर यहाँ पे युवा है, 29 वर्ष औसत है, तो वहाँ कितना होगा, यही 35-36 वर्ष होगा ये। तो वो उनके यहाँ ये स्टेज कब आएगी, 10 साल के बाद। तो 10 साल में अपने सिस्टम को इतना मजबूत बना लें कि जिसके लिए उस सिस्टम को, उस समय को झेलने के लिए तैयार हो जाए। तो ये इस पे निवेश करना होगा, दोहरी नीति अपनानी पड़ेगी कि इन्हें दोनों तरफ से काम करना होगा कि अभी इस तरह से भी काम करना है, कौशल विकास पे भी काम करना होगा और भविष्य में मतलब हेल्थ केयर, एजुकेशन और पेंशन सिस्टम, इस तरह से भी हमें काम करना होगा यहाँ पे। उसके बाद वृद्ध होती आबादी वाले राज्यों के लिए क्या है कि कामकाजी जीवन में वृद्धि करके जीवन प्रत्याशा के अनुरूप सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ानी होगी, मतलब अधिक से अधिक लोगों को लिया जा सके, एक। दूसरा, बुजुर्गों के लिए लचीली कार्य व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि वो भी जो है श्रम प्रणाली में अपना योगदान दे सकें और काम कर सकें। उसका सिल्वर इकोनॉमी का लाभ उठाना चाहिए, मतलब इसको सिल्वर इकोनॉमी बोला जाता है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी अधिक है काम में, काम के घंटों में, इस तरह से कि अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जा सके। अब इनके मुख्य बिंदुओं पर हम लोग देख लेते हैं एक नजर कि है क्या, राज्यों को समेकित सकल राजकोषीय घाटा, मतलब पिछले लगातार 3 वर्षों तक 3% से नीचे रहने के बाद 24-25 में यह बढ़कर कितना हो गया, 3.33%, यही। तो ये चीज चौंकाने वाली है। राज्यों का राजस्व व्यय कितना हुआ, ये राजस्व व्यय है, इसमें निरंतर गिरावट देखी गई है और ये 2020-21 में जीडीपी में के 15% से घटकर कितना हुआ, 13.3%। राज्यों की समेकित बकाया देनदारियां, यही जो हम लोग बात कर रहे थे, बकाया देनदारियां मार्च 2021 में 31% था के उच्च स्तर से घटकर 2024 के अंत में जीडीपी का 28% रह गया। तो कुल मिलाकर ये ठीक ठाक दिख रहा है, ग्रो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये चीजें हैं कि जहाँ पे राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। चलिए, इस रिपोर्ट पे जो महत्वपूर्ण तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है वो है कि आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार भारत में जनसांख्यिकी संक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, भारत की मध्य आयु लगभग 28 वर्ष है, और उसका भारत की कार्यशील आयु जनसंख्या अपने ऐतिहासिक शिखर पर, ठीक है। सभी राज्यों की जनसांख्यिकी लाभांश का अवसर समान है, तो जनसांख्यिकी लाभांश का अवसर समान हर जगह नहीं है, जहां युवा जनसंख्या होगी वहीं पे, और युवा जनसंख्या हर राज्य में एक जैसी नहीं है। निम्नलिखित में से किन राज्यों को आरबीआई रिपोर्ट में युवा राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया, ऐसे पूछा जा सकता है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश है, ठीक। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार वृद्ध राज्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन राज्यों में कार्यशील आयु जनसंख्या का अनुपात घटने लगा है, कर आधार के क्षरण की समस्या देखी जाती है, सामाजिक क्षेत्र व्यय में पेंशन का हिस्सा नगण्य होता है, मतलब ये हिस्सा बढ़ रहा है न कि नगण्य, तो ये दोनों सही, तो हम लोग देख लेंगे, ए आंसर हो जाएगा। चलिए, आर्टिकल नंबर 4, तो आर्टिकल नंबर 4 में क्या है, ये भी ये क्या है हमारा शीर्षक देख लेते हैं। सरकार के द्वारा डिजिटल क्लाइमेट एटलस लॉन्च किया गया है। डिजिटल क्लाइमेट एटलस मतलब ये शीर्षक से ही संबंधित है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो हमारे पर्यावरण पे हो रहा है, उससे बचने के लिए, उसके जोखिम से बचने के लिए और उसके लिए तैयार करने के लिए हमारे पूरे के पूरे इकोसिस्टम को काम करना है, और विशेष करके कृषि अर्थव्यवस्था को, मतलब कृषि के संदर्भ में ये काम किया जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृषि के विकास से संबंधित या कृषि पे कोई नकारात्मक प्रभाव होता है, उसका सीधा संबंध किससे होता है, खाद्य सुरक्षा पे। तो ये जो संदर्भ है हमारा, उसी को जुड़ा हुआ है उसी से, कि डिजिटल क्लाइमेट एटलस जो है लॉन्च किया गया है, तो इसलिए जलवायु गवर्नेंस और पर्यावरण नीति से जोड़कर इसे देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसके विभिन्न पहलुओं को। पहला क्या गया है कि NICRA, यही पूरी की पूरी व्यवस्था जो है, हम लोग देखेंगे कि ये
कि 15 वर्ष पूरे होने पर सरकार ने डिजिटल जलवायु मानचित्र लॉन्च किया है। और क्या, मतलब यही नेशनल इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट रिजिलियंस और एडेप्टेशन, जो क्लाइमेट के प्रति जो है ना हमारी अनुकूलता और जो समन के उपाय हम लोग बना सकें, जिससे कि हम बदलते हुए जलवायु के साथ जो अनुकूल हो सकें और जो नकारात्मक प्रभाव हो रहे हैं उसके लिए भी हमारे पास तैयारी हो, पर्याप्त तैयारी। उसी का संदर्भ, उसी की बात की जा रही है। हाल ही में सरकार ने क्या है डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया बेसिकली, और जो जिसकी बात की जा रही है जो एटलस वाला, कि भारतीय कृषि में जलवायु अनुकूलन का मानचित्र, इसका पूरा नाम क्या है, अकासा इंडिया, मतलब एटलस ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर, यही है। और ये यही काम करेगा कि जलवायु संबंधी जो चुनौतियों से निपटने और बेहतर योजना बनाने में मदद करेगी। तो हम लोग देख सकते हैं कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचने के लिए उससे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में आईसीएआर जो है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान विस्तार प्रणाली, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन सिस्टम जो नरेस है, NAREC, ने बोरलाग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, ये ध्यान में रखेंगे, सिमिट के सहयोग से विकसित किया था। 2 संस्थाएं हैं यहाँ पे, NARES नरेस और बोरलाग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, जो सिमिट बोलते भी है जिसको, उसके द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जलवायु अनुकूल कृषि के लिए स्थान विशिष्ट और डेटा आधारित अनुकूलन योजना तैयार करना, जिससे क्या है कि जो विभिन्न स्थानों के कृषकों को इसका लाभ पहुंचाया जा सके। और जलवायु में जो होने वाले परिवर्तन है, जब हम लोग बार बार बोलते हैं जलवायु में होने वाले परिवर्तन, तो इसके साधारण शब्दों हम लोग समझ सकते हैं कि जो जो स्थानीय तौर पे जो मौसम के फंडामेंटल फैक्टर में जो होने वाला परिवर्तन है, मतलब क्या कि तापमान और वर्षा से जुड़े हुए जितने भी फैक्टर हैं, इसमें जो होने वाले जो परिवर्तन है, आज जो हम लोग देख रहे हैं कि एक्सट्रीम इवेंट्स की घटनाएं जो देख रहे हैं, चरम जो मौसमी घटनाएं देख रहे हैं, मतलब वर्षा अधिक, वर्षा कम, सूखा अधिक, बाढ़, ये तो इन सब की जो फ्रीक्वेंसी में वृद्धि हो रही है, इससे कृषि को कैसे इसके प्रति अनुकूल बनाया जाए और इसके लिए उपाय क्या हो, यही बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके संदर्भ में हमारे पास स्थान विशिष्ट का डेटा हो और डेटा आधारित अनुकूलन की व्यवस्था भी हो, यही पूरा का पूरा व्यवस्था है। और ये अकासा इंडिया जो है के प्राप्त अंतर्दृष्टि सरकारी एजेंसियों को जलवायु जोखिम न्यूनीकरण और विस्तार के अवसरों के लिए भविष्य के निवेश संबंधी, मतलब वो क्या करेगा, फीड करेगा जो सरकारी एजेंसी है इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके लिए तैयार करे कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। तभी तो सरकारी एजेंसियां फिर उस जो लचीलेपन के लिए तैयार कर पाएंगे भारतीय कृषि को निवेश करके। तो इसी के लिए यही बात यहाँ पे की गई कि भविष्य की निवेश संबंधी जो आवश्यकताओं को निर्धारित करने में मदद करेगी। जो पॉलिसी मेकर हैं, जो संस्थाएं हैं, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो, सब उस सेक्टर पे काम कर पाएंगे जहां पे विशेष प्रभाव पड़ने वाले हैं। जो राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार जो है, नेशनल इनोवेशन ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस जो एडेप्टेशन जो है, उसमें क्या है, शुरुआत कब की गई थी, यही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 2011 में, जिसके 15 वर्ष पूरे हो गए। उद्देश्य क्या था, भारतीय कृषि की जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को कम करना और लचीलापन और अनुकूलन रिजिलियंस को बढ़ाना, और किसानों को खेतों पर जलवायु अनुकूल तकनीकी का सत्यापन और प्रदर्शन करना, जिससे कि वो अडॉप्ट कर पाए और उससे बच पाए वो। और जलवायु अनुकूल कृषि क्या है भाई, तो वही हम लोग अभी तक समझ चुके हैं क्या है कि ऐसी कृषि में ऐसी अनुकूलन और समन प्रथाओं जिससे कम किया जा सके, समन मतलब वही को अपनाना जो कि जलवायु के आघातों, मतलब जैसे सूखा, बाढ़ में जिसमें वृद्धि हो रही है फ्रीक्वेंसी को सहन करने तथा उनसे तेजी से उबरने की क्षमता बढ़ाती है। तो यही है, मतलब कुल मिलाकर क्या है, इसमें टेक्नोलॉजी अपलिफ्टमेंट है, दूसरा उसके माध्यम से क्या क्षमता निर्माण है, किसका, कृषकों का, कृषि क्षेत्र का, जिससे कि जलवायु अनुकूलन का जो नेगेटिव प्रभाव है उससे बचा जा सकेगा और उसके लिए जो सिस्टम को उस तरह से तैयार किया जा सके। इसके 4 घटक हैं, हम लोग देख लेते हैं। ये सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं काफी, कि मेंस में कहीं भी आप इस तरह से डायग्राम बना के अपने आंसर में लिख सकते हो। 4 घटक क्या होगा इस तरह से, कि नेटवर्क और प्रायोजित एवं प्रतिस्पर्धी अनुदानों के माध्यम से रणनीतिक अनुसंधान, अब रिसर्च करने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और प्रसार, फील्ड पे जाके, जिससे कृषक अधिक से अधिक उसको अपना सके। ज्ञान प्रबंधन, नॉलेज मैनेजमेंट, की नॉलेज को लास्ट माइल तक पहुंचाया जा सके, जिससे किसान भी उसका लाभ ले सके। क्षमता निर्माण, अंततः वही है कि क्षमता निर्माण, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेज हैं। चलिए, आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता ये
सिंपली अगर हम लोग समझें कि जो कृषि अर्थव्यवस्था है, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है, तो हम बड़े आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। यही है कि पैदावार के नुकसान को रोकना, ज़ाहिर-सी बात है, कृषि में होने वाले कोई भी बदलाव जो है हमारी खाद्य सुरक्षा, पैदावार को प्रभावित करेगा। जलवायु परिवर्तन से कितना है प्रभावित हो सकते हैं पैदावार? 4.5% से 9% तक, तो बड़ा नंबर है ये। और बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारे यहाँ क्या खाद्यान्न की माँग बढ़ेगी ही ऑब्वियसली, और इतना अगर घट जाएगा जलवायु परिवर्तन के कारण तो ये बहुत बड़ी चैलेंज होगी। और इसके बाद प्रतिवर्ष लगभग 1.5% जीडीपी का नुकसान हो सकता है। तो ऑब्वियसली इसके लिए नीति बनाने की आवश्यकता है फुल प्रूफ। उसका आजीविका की सुरक्षा तो हम लोग अभी भी जानते हैं कि डिफरेंट सेक्टर के उभार के बावजूद 57% जो है ना ग्रामीण परिवार जो है आय के लिए जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खेती पर ही निर्भर है। तो अगर खेती को अगर मजबूत नहीं बनाया गया जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों के दृष्टिकोण से, तो वो उनके आय को डायरेक्टली ये प्रभावित करेगा। वर्षा आधारित क्षेत्रों की संवेदनशीलता, आज हमने इतना विकास किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, तो भी हम लोग जो हमारी जो खेती है, नेट सॉन एरिया मतलब कुल कृषित भूमि जो है, उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है ना वर्षा आधारित ही है। इसमें 51% निवल बोया गया क्षेत्र वर्षा पर आधारित है, 51%, और वर्षा ही परिवर्तित हो रही है। मतलब चरम घटनाओं में बदल रही है, कभी बहुत कम, कभी बहुत अधिक। तो क्या ये डायरेक्टली प्रभावित नहीं होगा हमारा जो अनाज का प्रोडक्शन है, हमारा खाद्यान्न का जो प्रोडक्शन उत्पादन है? उसी तरह से जो कुल उत्पादन का लगभग खाद्यान्न का लगभग 40% उत्पादन करता है, मतलब ये 51% ही 40% उत्पादन करता है। तो मतलब 40% हमारा खतरे में है जलवायु परिवर्तन के कारण, तो इस पे काम किया जाना आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा, जाहिर सी बात है कि खाद्य सुरक्षा के फ्रंट पे हमारे सामने पहले से ही बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे कि भारत में कुपोषण का दर, बच्चों में कम वजन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जैसी बढ़ती समस्याओं को सामना कर रहा है, जिसे कृषि सुधार के बिना हम लोग जीत नहीं सकते और उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए आवश्यक है कि कृषि सुधार को बनाए रखा जाए, उसकी उत्पादकता को बनाए रखा जाए। तो इसलिए आवश्यक है कि जलवायु अनुकूलन पे और लचीलेपन पे हमें काम करना पड़ेगा। चलिए, जो प्रमुख प्रश्न है क्या देखते हैं कि हाल ही में लॉन्च किए गए एटलस ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन आकाशा इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि यही दो किस तरह से लंबे लंबे स्टेटमेंट दिया जा सकता है, और इसे नीति आयोग द्वारा 2 संस्थाएं थी, याद रखेंगे। और ऐसी संस्थाएं दी जाएगी यूपीएससी के द्वारा, लगेगा कि आपको ये तो होना ही चाहिए, जबकि होगी नहीं। आकाशा इंडिया प्लेटफॉर्म के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अब दे ही दिया गया इसमें, क्योंकि ये संस्थाओं को याद रखना है कि नाम दे दिया गया इसमें। और इसके विकास में बोला ये तो 2 संस्थाएं हो गई। ये केवल फसल बीमा से संबंधित डेटा प्रदान करता है, नहीं, फसल बीमा से संबंधित नहीं होगा। हमने देखा डिफरेंट सेक्टर में काम करेगा ये, क्योंकि अनुकूलन पे काम करना है। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बारे में भी इस तरह से जो है डेफिनेशन वाले प्रश्न भी है, हो सकते हैं कि इसमें कृषि का अनुकूलन, तो हम लोग देख सकते हैं कि पूरी की पूरी परिभाषा दी गई। इसका उद्देश्य कृषि प्रणाली को जलवायु झटकों से सहने और शीघ्र पुनर्प्राप्ति की क्षमता बढ़ाना। आसान भाषा में हमें 1-2 लाइन में ये तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि हमें मेंस आंसर राइटिंग में लिखने के लिए काम आए। और ये केवल सिंचित क्षेत्रों तक सीमित अवधारणा है, नहीं, ये पूरे ओवरऑल सबके लिए है, किसी क्षेत्र के लिए। तो 1 और 2, चलिए। अच्छा, और भी प्रश्न है कि भारत में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वही जो अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रही है, कृषि उपज में 4.5 से 9%, जीडीपी 1.5%। भारत की अधिकांश कृषि भूमि पूर्णतः सिंचित है और इसलिए जोखिम सीमित है, ये गलत है, हमने देखा। तो 1 और 2 आंसर। चलिए, अंतिम जो न्यूज आर्टिकल है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और चौथी औद्योगिक क्रांति। तो चौथी औद्योगिक क्रांति का संदर्भ हम लोग कैसे लेते हैं कि जो साइबर वर्ल्ड, जो साइबर सिस्टम जो पूरा का पूरा डेवलप हुआ, मतलब डिजिटल क्रांति जो हुई, उसे जोड़कर देखा जाए, जिसमें कि जो महत्वपूर्ण जो टेक्नोलॉजी है, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, इन सब से जुड़कर जो अर्थव्यवस्था का एक नया स्वरूप होगा, वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था को, सिर्फ देश की ही नहीं, विश्व की अर्थव्यवस्था को रिवोल्यूशनाइज कर देगा, मतलब क्रांतिकारी तरीके से परिवर्तन करेगा। तो जब इस प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन जहां भी होते हैं, तेजी से परिवर्तन, मतलब सामान्य भाषा में हम लोग समझ सकते हैं, तो उसे क्या औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक
क्रांति की भूमिका संज्ञा दी जा सकती है। तो इसीलिए ये जो दौर चल रहा है जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल इकोसिस्टम का प्रसार बड़े पैमाने पर हो रहा है और जिसमें एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स आदि के समावेश से डिफरेंट सेक्टर में जो काफी उछाल आ सकती है और संभावना है, इसका प्रयोग शुरू हो चुका है, तो उसे चौथी औद्योगिक क्रांति बोला जा रहा है। तो इसके संदर्भ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कुछ मुद्दों को, कुछ विषयों को जो है ना हाईलाइट किया गया है, उसके बारे में ये जो आर्टिकल है। क्या है हाल का संदर्भ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने विश्व स्तर पर 5 नए चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित किए, विश्व स्तर पे स्थापित करने की घोषणा की है, जो कि सेक्टर होंगे, मतलब जो कि पूरा का पूरा सेंटर होगा वर्ल्ड में, जहां पे इस पूरे के पूरे सेक्टर जिसका नाम हमने लिया, उन सब से मिलकर ये चौथे औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ने के लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करने की बात है। इसमें देश में भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं, इसीलिए चर्चा में है। चर्चा में क्या है कि अभी रिसेंट में एक केंद्र जो भारत के आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा और मुंबई और तेलंगाना में ये पहले से था, मतलब 3 केंद्र यही है देश में, ये भारत में इस तरह का तीसरा केंद्र होगा, तो इंपॉर्टेंट है ये। इसमें हम लोग देख लेते हैं चौथी औद्योगिक क्रांति क्या है। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि इस शब्द का प्रतिपादन किस व्यक्ति ने किया था कि 2016 में विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक क्लाउस साब ने ही किया था। उसका जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 है, वर्तमान युग का वर्णन करता है, मतलब वर्तमान युग डिजिटल, भौतिक और जैविक तकनीक आपस में मिल रहे हैं, कन्वर्जन जहां हो रहा है, यहाँ पे एआई, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम कंप्यूटिंग सबको मिला के जो एक नया इकोसिस्टम जो डेवलप हो रहा है, जो पूरे समाज और अर्थव्यवस्था को लाभान्वित कर रहा है बड़े पैमाने पे, उसे ही हम लोग चौथी औद्योगिक क्रांति के रूप में जानते हैं। पिछली क्रांतियों के विपरीत आईआर जो है क्या है, सारे सिस्टम का एक कन्वर्जन होगा, आईआर 4। क्यों? क्योंकि भौतिक, डिजिटल और जैविक प्रणालियों के बीच का ये कन्वर्जन है, क्योंकि इसका प्रयोग बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो यही है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि चरण भी देख लेते हैं कि औद्योगिक क्रांति के महत्वपूर्ण चरण। तो पहला और दूसरा तो हम लोग समझ रहे हैं कि मशीनीकरण हुआ बड़े पैमाने पे, जल शक्ति मतलब भाप से चलने वाला जो स्टीम इंजन का विकास हुआ और उसका प्रयोग किया गया। दूसरा क्या, बड़े पैमाने पे उत्पादन, जो फैक्ट्रियां लगाई गई बड़े पैमाने पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और असेंबली लाइन मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया गया, ये किया गया। उसके बाद मतलब मशीन का जो वहां पे जो अनुप्रयोग किया गया, ठीक। आप कह सकते हो कि ऑटोमेशन, फर्स्ट लेवल का ऑटोमेशन आप बोल सकते हो। उसके बाद क्या, तीसरी कंप्यूटर और स्वचालन। अब सेकेंड लेवल मतलब मेन ऑटोमेशन यहाँ पे आया है, पूरी तरह से कंप्यूटराइज, मतलब रोबोट ही काम कर रहे हैं। आप देखोगे जैसे ऑटोमोबाइल फैक्ट्री का आप कभी वीडियो आपने देखा होगा, वहां पे रोबोट ही पूरी की पूरी कार को असेंबल कर रहे हैं। मोबाइल फैक्ट्री में भी इसी प्रकार से, चिप मेकिंग में आप देख सकते हो कि रोबोट ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो। और अंत में साइबर भौतिक प्रणालियां, हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो उद्योग घराने हैं कि इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और भविष्य की जो एआई कंपनियां जो है अभी बन रही हैं और की जा रही हैं, जो कि डिफरेंट टाइप से जो है ना लोगों को लाभान्वित करेगी, मतलब देश और अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करने की बात कर रहे हैं। तो वो एक नया युग आने वाला है, इसलिए उसी की बात की जा रही है। अब क्या चौथी औद्योगिक क्रांति का महत्व क्या होगा, तो हम लोग खास करके देख लेते हैं यहाँ पे कि अभी तक चीजों को समझ गए होंगे कि आर्थिक समृद्धि तो होगी ही ऑब्वियसली, स्वचालन हो रहा है, डेटा विश्लेषण हो रहा है, स्मार्ट विनिर्माण होगा, उत्पादकता बढ़ेगी, आपूर्ति श्रृंखलाओं का लचीलापन बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई चेन में जितनी तेजी आएगी, जितने वैरायटी आएगी, और ये सब काम कौन कर रहे हैं, इंसान नहीं कर रहे, तो इंसान नहीं कर रहे, मशीन कर रहे हैं, मतलब रोबोट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें वैरायटी भी आएगी और क्वालिटी भी आएगी। समावेशी विकास की क्षमता, समावेशी विकास की क्षमता मतलब भारत जैसे विकासशील देशों को पुरानी तकनीकों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने और डिजिटल पहुंच का विस्तार करने के अवसर प्रदान करेगा। दूसरा, पर्यावरणीय संधारणीयता, स्मार्ट ग्रिड, परिशुद्ध कृषि और चक्रीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से कम कार्बन उत्सर्जक एवं संसाधन दक्ष विकास का समर्थन करेगा। हमने देखा है कि स्मार्ट ग्रिड प्रणाली, जिससे कि हम लोग बचा सकते हैं, बिजली को बचा सकते हैं, और स्मार्ट ग्रिड सिर्फ बिजली में ही नहीं, जल में भी स्मार्ट ग्रिड कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट इसके अनुप्रयोग हैं। उदाहरण के लिए लाइट हाउस कारखानों ने प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और आईओटी के माध्यम से CO2 उत्सर्जन, जल के उपयोग से महत्वपूर्ण कमी ये प्रदर्शित की है। तो इसका अनुप्रयोग काफी अधिक है, जिससे कि उसको पूरे के पूरे इंडस्ट्री में, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां पे उत्पादन के लिए जो सुधार करने हैं, वहां पे तो
ये इनका जो समावेश किया ही जाएगा, खास करके जो उनमें सुधार जो करना है, मतलब जो उनके प्रोडक्शन जैसे CO2 उत्सर्जन कितना हो रहा है इस प्रोडक्ट को बनाने में, उस पे भी काम किया जाएगा और उसे कम करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाएगा और उस पे निगरानी रखने के लिए भी। तो यही चीज़ है यहाँ पे। बेसिकली लाइट हाउस कारखाना वे विनिर्माण केंद्र है जो चौथी औद्योगिक क्रांति की तकनीकों को अपनाने में विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, यही है। और मानव पूंजी की केंद्रितता क्या है? ये शारीरिक श्रम की बजाय कौशल, नवाचार और आजीविका सीखने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ये हमारे वर्तमान समय की सच्चाई है। चुनौतियां और जोखिम क्या है? जाहिर सी बात है, चुनौतियां जरूर होंगी। नई टेक्नोलॉजी आएगी तो चुनौतियां भी होंगी कि तकनीकी अंतराल होगा ऑब्वियसली, कि इसमें सब कुछ टेक्नोलॉजी पे, एडवांस टेक्नोलॉजी पे, नई टेक्नोलॉजी पे आधारित है। तो एक बड़ा हिस्सा, विश्व स्तर पर एक बड़ा हिस्सा क्या है? इस टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत है, क्योंकि अभी जो है वो इससे पीछे है, तो वहां पे वो चीजें गैप दिखेंगी। उदाहरण के लिए क्या, उन्नत डिजिटल जो एडवांस डिजिटल उत्पादन जो है तकनीकों में 91% वैश्विक पेटेंट आवेदन किसके द्वारा किया जाता है? सिर्फ 10 जो एडवांस राष्ट्र हैं, जो 10 जो अग्रणी अर्थव्यवस्था है, जो सबसे ऊपर की अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्हीं का 91% पेटेंट है। मतलब उन्हीं की वही टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, वही पेटेंट ले रहे हैं, मतलब उसके यूज करने के अधिकार। अगर कोई दूसरा यूज करेगा अगर वो टेक्नोलॉजी उसके बाद, तो वो क्या है, उसे रॉयल्टी देनी पड़ेगी, मतलब उसे पे करना होगा। तो कार्यबल व्यवधान सेम उसी तरह से, कार्यबल व्यवधान भी कहीं पे स्किल्ड वर्कर अधिक होंगे, कहीं पे स्किल्ड वर्कर कम होंगे, और जाहिर सी बात है ऐसे विकासशील गरीब राष्ट्रों में ऐसा नहीं होगा। अगर वो टेक्नोलॉजी प्राप्त भी कर लेते हैं तो वहां पे उस टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेंड जो है ना, वर्कफोर्स नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो कि शारीरिक कौशल की मांग से लगभग 30% की गिरावट आने की संभावना है, जबकि तकनीकी कौशल में क्या, जैसे कोडिंग की मांग 50% से अधिक बढ़ जाएगी। सुरक्षा और साइबर लचीलापन, जाहिर सी बात है सुरक्षा और साइबर लचीलापन, क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा, तो वो चुनौतियां रहेंगी। पर्यावरणीय प्रभाव, जैसे सेंसर, डेटा सेंटर्स और कनेक्टेड डिवाइसेज के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा और दुर्लभ संसाधनों का ज्यादा प्रयोग होगा, तो ऊर्जा की खपत बढ़ेगी, जिससे उत्सर्जन बढ़ने का चांसेस है। दूसरा क्या है कि दुर्लभ संसाधनों का भी प्रयोग होगा, जिससे क्या, वेस्ट भी क्रिएट होंगे और उसका पर्यावरण पे प्रभाव भी होगा। तो अगर वेस्ट मैनेजमेंट सही से नहीं किया गया तो वहाँ भी चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं और जोखिम है। तो ये इस तरह से जोखिम और चुनौतियाँ हैं। प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न ये है, पहला, विश्व आर्थिक मंच द्वारा स्थापित चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये फैक्चुअल ऐसे पूछा जा सकता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं बता सकते, अगर पढ़ा है, ध्यान में रहे तो आसान होगा आपके लिए। तो 1 और 2 स्टेटमेंट डायरेक्ट है, फैक्चुअल है। यह भारत में इस प्रकार का पहला केंद्र होगा, तो ध्यान में रखेंगे। मुंबई और तेलंगाना में पहला हो चुका है, अभी आंध्र प्रदेश में हो रहा है। चौथी औद्योगिक क्रांति की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवधारणा पे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसमें भी क्या, 1 और 2 स्टेटमेंट। ये किसी क्षेत्र तक तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। हाँ, तो चलिए अब हम लोग यहां से संक्षिप्त सुर्खियों को देखेंगे। पहली जो संक्षिप्त सुर्खी है हमारी, वो है दिल्ली घोषणा पत्र 2026। किस चीज से संदर्भित है? बेसिकली ये भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित एक लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसका शीर्षक यही है कि लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026, और उसका समापन दिल्ली घोषणा पत्र 2026 के नाम से किया गया। तो ये ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है, कभी वन लाइनर भी पूछा जा सकता है। तो दिल्ली की घोषणा, इसके बारे में, इसके बारे में बेसिकली यही बताया गया कि चुनाव प्रबंधन निकायों, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो सत्यनिष्ठा की सुरक्षा के लिए 5 मुख्य स्तंभ अपनाए गए हैं। तो वो 5 मुख्य स्तंभ यहाँ पे दिए गए। मतदाता सूची की सुचिता होनी चाहिए, चुनावों का संचालन सही से होना चाहिए, अनुसंधान और प्रकाशन और प्रौद्योगिकी का उपयोग किस तरह से किया जा सके जिससे कि चुनाव को फ्री और फेयर बना के रखा जा सके, जैसे कि पूरी की पूरी प्रक्रिया को की सुचिता जो है ना बनाकर रखा जा सके। और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, अंततः जो है इस पूरी प्रक्रिया में जो है ना एक जो बड़ा एक कार्यबल की आवश्यकता होती है, जो कोई ट्रेंड होना चाहिए और वैल्यू सिस्टम के अनुरूप होना चाहिए। तो इसलिए भी यहाँ पे कार्यबल जो ट्रेंड और अनुभव कार्यबल की भी आवश्यकता बताई गई है। चलिए, ग्रंथ कुटीर, ये अपने आप में एक यूनिक प्रयास है। क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर बनाई गई। क्या है ये सब जो है शास्त्रीय भाषाओं में होंगे। ये बेसिकली भारत की जो पांडुलिपियां हैं, मैन्युस्क्रिप्ट जो है,
और जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है उनको यहाँ पे रखा जाएगा। डिफरेंट लैंग्वेज मतलब 11 शास्त्रीय भाषाओं की जो पांडुलिपियाँ वहाँ पे रखा जाएगा, एक संग्रहालय बनाया जाएगा जिसे कि आम जनता भी देख सकती है, जिससे क्या होगा उन्हें सांस्कृतिक ज्ञान और जो का जो से वो अवगत हो पाएंगे। अब इसमें भाषा कौन सी होगी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, यही है उद्देश्य। यही है कि नागरिकों में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अब ज्ञान भारतम मिशन, ये कुछ देख लेते हैं कि इसको आगे बढ़ाना। यही था कि ये पहल ज्ञान भारतम मिशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाती है, तो ये भी ध्यान में रख लेंगे। ज्ञान भारतम मिशन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की पहल है, ये भी ध्यान में रखेंगे, इससे इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य भारत की पांडुलिपि धरोहर संरक्षण, डिजिटलीकरण और उसका प्रसार करना है। तो कला और संस्कृति के संदर्भ में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकता है। ASC अर्जुन तो भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रेलवे स्टेशन पर बेसिकली कौन है? ह्यूमनॉइड रोबोट है। अभी रोबोटों की बात हम लोग देख रहे थे हम लोग। क्राउड कंट्रोल के लिए विशाखापट्टनम स्टेशन पे रेलवे के द्वारा ह्यूमनॉइड रोबोट की बात। तो ये ASC अर्जुन क्या है? रोबोट है ये रोबोट है, ये ह्यूमनॉइड रोबोट मतलब ह्यूमन के जैसा दिखने वाला। तो इसका उद्देश्य वही है कि यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा व्यवस्था, सेवाओं को बेहतर बनाना। ये रेलवे सुरक्षा, जो रेलवे सुरक्षा बल है उसके साथ मिलकर काम करेगा। तो यही इसकी, तो बेसिकली AI के द्वारा ही चलेगा, चेहरा पहचानने का काम करेगा, वाली प्रणाली इसमें लगी हुई है। तो हमने देखा है कि रेलवे स्टेशन पे या ऐसे सार्वजनिक जगह स्थानों पे देश में भगदड़ के चांसेस काफ़ी रहते हैं, जैसे कि क्राउड कंट्रोल हम लोग बोलते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी चुनौती होती है। उसमें महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पे भी इस तरह से, तो ये यहाँ पे रोबोट के द्वारा ये काम किया जा सकेगा, तो इसे और ज़्यादा इफिशिएंट बनाया जा सकता है भविष्य के लिए। चलिए, बैटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे आ गया एडवांस केमिस्ट्री सेल उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन। ये इसकी बात हमने की उस आर्टिकल में। यही है कि अति महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की कमी की वजह से एडवांस केमिस्ट्री सेल उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में चुनौती उत्पन्न हो रही है। तो टेक्नोलॉजी की कमी हमने देखा, ट्रेंड स्टाफ की कमी देखा, वर्कफोर्स, ये इसमें यही है समस्या कि पूरा का पूरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ही अगर हम लोग बात करें ना देश में, तो यही समस्या है कि टेक्नोलॉजी जो चाहिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। और फंडिंग वगैरह तो है ही समस्या कि पूरा के सिस्टम निर्माण करने के लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास, उपयुक्त टेक्नोलॉजी जो विश्व स्तर पे एडवांस कंट्री में यूज की जा रहा है, वो हमारे पास कमी है। 2021 में इसको मंजूरी मिली थी। योजना का प्रकार क्या? केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। उद्देश्य भारत में एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी भंडारण के विनिर्माण को बढ़ावा देना। ठीक, एडवांस केमिस्ट्री सेल नई पीढ़ी की अत्याधुनिक ऊर्जा भंडारण तकनीक है। बेसिकली यही समझेंगे कि अधिक से अधिक ऊर्जा इफिशिएंट बनाया जाता है और बिजली को रासायनिक या विद्युत रासायनिक ऊर्जा के रूप में भंडारित कर सकती है। डायरेक्ट रासायनिक या विद्युत रासायनिक, ये ध्यान में रखेंगे, ये साइंस में पूछा जा सकता है। और आवश्यकता पड़ने पर फिर इसे बिजली में बदल सकता है, मतलब फिर से स्टोर करे, रिवर्स स्टोर कर ले और फिर से उसे बिजली में बदल दे। तो ये हम लोग देख सकते हैं। स्थानीयकरण क्या है? एडवांस केमिस्ट्री सेल में कम से कम 25% मूल्यवर्धन भारत में होना चाहिए। इस अनुपात में 5 वर्षों को बढ़कर 60% करने का लक्ष्य है। प्रोत्साहन सरकार द्वारा वार्षिक नगद सब्सिडी दी जाती है और यह सब्सिडी प्रति लाभार्थी कंपनियां अधिकतम 20 गीगावाट आवर तक सीमित है, मतलब वो जिसमें बैटरी की उत्पादन क्षमता को नापा जाता है, इसके आधार पर ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन था। पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज, ये भी इंपॉर्टेंट है ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में। क्या है मतलब ये हम लोग समझ लेंगे कि अभी पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है कि भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट की पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ती हिस्सेदारी को संतुलित करना है। बेसिकली है क्या ये टेक्नोलॉजी? हम लोग देखेंगे जब सरप्लस एनर्जी होती है, मतलब हाइडल पावर में, ये अगर ऐसे करके ये कोई ढलान वाली जगह है जहाँ पे यहाँ पे कोई स्टोरेज है, मतलब ये प्राकृतिक स्टोरेज, मतलब क्या? तालाब, ये तालाब है यहाँ पे और एक तालाब यहाँ भी है, या यहाँ पे एक टैंक बना दिया जाए और इसे कनेक्ट कर दिया जाए किससे? पाइप से, और यहाँ पे पंप लगा दिया जाए। ठीक, पंप लगा दिया जाए और इससे जो है ना बिजली बना दिया जाए, बनाने का जो मशीन है। ठीक, अब क्या है, और फिर यहाँ से टरबाइन लगा के इस तरह से ऐसे यहाँ पे पानी गिराने की व्यवस्था बना दी जाए। तो जब ये काम चलता रहेगा यहाँ से, हाँ यहाँ से इस तरह से, नॉर्मल ये व्यवस्था हमने देखा है हाइडल पावर में। लेकिन जब बिजली सरप्लस है तो यहाँ से यहाँ पे पानी भेजने की व्यवस्था हो, ठीक है, इसमें बिजली खर्च होगी इसमें, तो
और यहाँ पे पहुंचा दिया जाएगा, और जिससे फिर से यहाँ पे जल जो है ना एक हाइट से गिरेगा। मतलब यहाँ पे जो स्टोर्ड जो जल होगा उसमें अपने आप में स्थितिज ऊर्जा होगी, और वो ऊर्जा अगर फोर्स से अगर टरबाइन पे गिरेगी, टरबाइन घूमेंगे और बिजली उत्पन्न होगी। तो सिंपल ये है कि ग्रिड में बैलेंस बना कर रखने के लिए सरप्लस एनर्जी का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा, इस तरह से, मतलब नीचे से ऊपर पहुंचाया जाएगा। फिर जब हमें बिजली का प्रयोग नहीं करना है तो ऊपर से पानी को छोड़ा जाएगा, जिससे कि टरबाइन पे आएगा, और टरबाइन, यही हम लोग देखते हैं कि ऊंचाई से, जैसे जितनी ऊंचाई से गिरता है उतनी ऊंचाई में उतना बिजली उत्पादन होता है हाइडल पावर प्लांट में। तो यही व्यवस्था कृत्रिम रूप से किया गया है। यहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है या ऊंचाई से नहीं गिरा, जहाँ पे दो पॉन्ड की आवश्यकता, मतलब दो तालाबों की स्टोरेज की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पे इस तरह की स्थिति होती है प्राकृतिक रूप से, या जहाँ पे मतलब एक तालाब ऊपर में है और वहाँ पे नीचे में बनाया जा सके स्टोरेज क्षमता, तो वहाँ पे इस प्रकार के पंप हाइड्रो स्टोरेज क्षमता बनाई जाती है। तो ये हम लोग क्यों किया जा रहा है, ये बेसिकली इसलिए किया जा रहा है कि बिजली की अधिक उपलब्ध होती है जब, तब पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में भेजा जाता है। तो इसी के लिए, और रिन्यूएबल एनर्जी जिस तरह से बढ़ रही है तो उस तरह से हम लोग ग्रिड में इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ग्रिड में बिजली की निरंतर आपूर्ति होती रहती है। पीक लोड प्रबंधन यानी अधिक मांग के समय में बिजली उपलब्ध कराने में सहायक होगा। और दूसरा, सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जाएं हर समय उपलब्ध नहीं होती हैं, इसलिए स्टोरेज से ऐसे समय में बिजली आपूर्ति की जाती है। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है बेसिकली। इसको यही 3 4 5 चीज देख लिया है इसमें, जो खंड है कैसे कार्य करता है कि नवीकरणीय ऊर्जा संग्रहित होती है कहाँ, सौर या पवन ऊर्जा से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली का उपयोग पंप चलाने के लिए किया जाता है, नीचे से चढ़ाने के लिए, वहाँ पे बिजली खर्च नहीं करना है। दूसरा, पानी ऊपर पंप किया जाता है, कम मांग के समय अतिरिक्त बिजली से पानी के निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय तक पंप किया जाता है। तीसरा, पानी संग्रहित किया जाता है ऊपर वाले, इसमें ऊपरी जलाशय में पानी जमा रहता है और इसमें स्थितिज ऊर्जा संचालित होती है। और पानी नीचे छोड़ा जाता है, जब बिजली की मांग बढ़ती है तो ऊपरी जलाशय से पानी छोड़ा जाता है और वह नीचे की ओर बहता है। तो यही बात हम लोग कर रहे थे अभी। यही अंत में क्या है, बिजली उत्पन्न होती है अंत में। चलिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित क्या है ये कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो मॉनिटर है, ये GITM, वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर, ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास अंकटाड जो संस्था है उसके द्वारा, हाँ, वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर की बात की जाए, ये जारी किया गया है। तो ये संस्था अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो वैश्विक निवेश और व्यापार को के लिए के संदर्भ में काम करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। इसके संदर्भ में बात की गई, और पहले इसे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन बोला जाता था, इसका नाम अलग था। 2024 में इसको अंकटाड कर दिया गया। ठीक, अब भारत की स्थिति इसमें क्या है? इसमें दो ही महत्वपूर्ण चीजें, भारत की स्थिति निवेश बढ़ा है घटा है क्या है। तो इसमें क्या है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 73% से बढ़कर 47 अरब डॉलर हो गया है 2025 में। तो सही चीज है। निवेश बढ़ने के कारण क्या, निवेश बढ़ने के कारण वित्तीय कारण क्या है कि मतलब जो डिफरेंट सेक्टर हैं, जो उभरते हुए सेक्टर हमारे यहाँ, फाइनेंस, IT, R&D, इसमें बड़ा निवेश हुआ, बाहर से आया है। वर्ल्ड लेवल पे क्या है, वर्ल्ड लेवल पे 2025 में वैश्विक FDI बढ़ के 1.6 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, और ये 14% की वृद्धि है। चीन में FDI लगातार तीसरे वर्ष गिरावट दर्ज की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है, भारत में जहाँ बढ़ा है वहीं पे चीन में घटा है। चलिए, ये सामाजिक क्षेत्र और कमजोर क्षेत्र से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये न्यूज। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये बेसिकली क्रेडिट कार्ड देने की योजना है। किसे? स्ट्रीट वेंडर्स को। और उसके लिए जो पहले से योजना चल रही है उसी में ये अभी जो है अतिरिक्त मुद्रा का दिया गया। तो इसी पे ये न्यूज है। क्या है? प्रधानमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है। एक और क्रेडिट कार्ड क्या है कि पात्र कौन होगा? सभी स्ट्रीट वेंडर्स जिन्होंने PM स्वनिधि योजना के तहत दूसरी किस्त का ऋण चुका दिया और तीसरी किस्त के लिए पात्र हैं। एक ऋण सीमा क्या होगी? तो ये रुपए क्रेडिट कार्ड होगा, और इसमें कितना 30,000 तक निकालने की अनुमति होगी। इसमें रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा उपलब्ध होगी। इसका अर्थ है कि निर्धारित सीमा के भीतर कभी भी ऋण लिया जा सकता है और चुकाया जा सकता है। जो क्रेडिट कार्ड सामान्य रूप से हम लोग यूज करते हैं वो किसके लिए होगा? वेंडर्स के लिए होगा। मतलब सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने की बात कर रही है, जिससे क्या वो उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकेगा, जिसका वो व्यापार में अपना लगा सकते हैं। तो ये PM स्वनिधि कब स्टार्ट किया गया था? 2020 में। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और उद्देश्य कब था? कोविड-19 लॉकडाउन के बाद जो स्ट्रीट वेंडर अचानक से जो है उनकी रोजगार खत्म हो गई थी, तो
वैसी स्थिति में उन्हें सहायता देने के लिए। अंत में सुर्खियों में रहे एक व्यक्तित्व है, इनका नाम है वीर सुरेंद्र साय। अभी बेसिकली हुआ ये है कि भारत के राष्ट्रपति वीर सुरेंद्र साय की जयंती पे उन्हें श्रद्धांजलि दी है और ये उड़ीसा के संभलपुर के पास राजपुर खिंडा गांव में हुआ था। इनका जन्म चौहान राजवंश से संबंधित थे। वो उड़ीसा के प्रमुख आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। बेसिकली यही ब्रिटिश उपनिवेश के तहत जो है, ब्रिटिश सरकार के तहत इन्होंने विद्रोह किया था। बहुत पहले 1857 की क्रांति के बहुत पहले इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर या सशक्त क्रांति का के नेतृत्वकर्ता के रूप में इन्हें पहचाना जा सकता है। 1827 में मात्र 18 वर्ष की आयु में इन्होंने ये काम किया था और जहां ब्रिटिश विरोध करते हुए जो कम्युनिटी थी बिंजहाल और गोंड जैसे आदिवासी समुदायों को साथ लेकर गुरिल्ला वॉरफेयर किया था। और संभलपुर के शासक की जैसे मृत्यु हुई तो वो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसके तहत उस राज्य को मिलाने की बात की गई, जिसका कि विरोध 1849 में संबलपुर का विलय कर लिया गया था और इसी सिद्धांत के तहत सुरेंद्र साय को वैध उत्तराधिकारी नहीं माना गया था। तो इस कारण से ही इन्होंने विद्रोह किया और विद्रोह के कारण वे संबलपुर लौटे और 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान वे संबलपुर लौटे और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को फिर से तेज किया। मतलब उस समय से करते आ रहे थे और वह कई आदिवासी जमींदार और गौंटिया, ये ध्यान में रखेंगे, उन्होंने पूरा संगठन करता थे। मतलब पूरे इस क्षेत्र में ब्रिटिश विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के रूप में देखा जा सकता है, जो 1857 से पहले से नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं और जो स्थानीय आदिवासी जमींदार और गोंटिया, मतलब स्थानीय नेता इन्हें बोला जाता है, उनके आंदोलन में शामिल हुए। मूल्य क्या है? देशभक्ति, साहस और वीरता। तो इस तरह से हम लोग आज के न्यूज़ टुडे को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और आप लोग सारे न्यूज को रिवाइज करते रहें, उस पे जो आधारित प्रश्न हैं उसे जरूर सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि आपकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और अधिक से अधिक आप रिटेन करने की क्षमता बढ़ेगी कि जो आपने पढ़ा है उसे कितना याद है और आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हो। और ये प्रक्रिया बार बार दोहराते रहें, मल्टीपल रिवीजन से आप अच्छा कर सकते हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।